नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित डिजिटल शिक्षा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट यानी कि हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट की, जो यूपी ट्रिपल एससी पैट को विशेष स्तर पर ध्यान में रख के बनाया गया है। और ये प्रैक्टिस सेट की खासियत ये है कि इसमें जो आपके प्रश्न रखे गए हैं जितने भी, वो सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं। और हाँ, क्लास को पूरा देखिएगा। यदि आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। और यह क्लास बिल्कुल व्याख्या के तौर पर होगी, हर चीज़ का पोस्टमार्टम होता हुआ चलेगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि बताइए भैया कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था वो कहाँ तक था। तो ऑप्शन नंबर ए आपसे कहता है क्या है, पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर तक विस्तृत थी। या फिर आपसे कहता है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा तक। या फिर पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल तक। या फिर पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा तक। देखिए, आप तब तक उत्तर दीजिए, तब तक हम इस क्वेश्चन का करते हैं पोस्टमार्टम। हमने जब आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाई तो हमने आपको बताया कि जो भैया सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा जो सभ्यता थी वो एक त्रिकोणीय आकार की सभ्यता हुआ करती थी। यानी कि जो इसका विस्तार क्षेत्र था वो एक त्रिकोण के यानी कि त्रिभुज के आकार का हुआ करता था, जिसके उत्तर में तो मांडा हुआ करता था। मांडा यानी कि वर्तमान जम्मू कश्मीर में स्थित है। और जिसके दक्षिण में तो दोमाबाद हुआ करता था। दक्षिण में क्या, तो बताएंगे भैया, इसके दक्षिण में तो दोमाबाद हुआ करता था महाराष्ट्र में। इसके पूरब की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के आलमगीर यानी कि जो जिला मेरठपुर में आता है, इसके पूरब में आलमगीरपुर तक यह क्षेत्र फैला हुआ था। और इसका जो पश्चिमी छोर होता है वो सुतकांगे डोर तक फैला हुआ था। कहाँ तक कहते हैं, सुतकांगे डोर तक फैला हुआ था। यानी कि जो यह सभ्यता थी, इसके यह इन चारों क्षेत्र, इनके जो लास्ट बिंदु हुआ करते थे, यह चारों क्षेत्र हुआ करते थे। और याद रखिएगा, यह जो सभ्यता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया जो सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता हुआ करती थी, आप बताएंगे एक त्रिकोणीय सभ्यता हुआ करती थी। अब कहने का तात्पर्य है तो यह पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा और बलूचिस्तान के क्षेत्र तक फैला करती थी। हमारा क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, आप बताएंगे ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। याद रखिएगा, हमने आपसे पहले ही कहा है कि हमने जो आपको थ्योरी में करवाया है वो इतना संपूर्ण और पर्याप्त करवाया है कि क्वेश्चन उसका बाहर नहीं जाएगा। हमने जो पढ़ाया या नया पढ़ाया, हमने सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए हैं। इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। यदि आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। आइए क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चर्चा करते हैं। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है, आपसे कहा गया कि भैया सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिलते हैं, बताइएगा। कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के जो अवशेष हैं वो कहाँ से मिलते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। बताइए कि कालीबंगा कहाँ पड़ता है। आप बताएंगे भैया कालीबंगा तो राजस्थान के अंतर्गत पड़ता है। तो वहीं लोथल कहाँ है, आप बताएंगे भैया गुजरात के अंतर्गत पड़ता है। याद रखिए, लोथल और कालीबंगा ये दोनों बेहद ही महत्वपूर्ण नगर हैं। इन दोनों के विषय में आप संपूर्ण जानकारी रखिएगा। कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में जो घोड़े के अवशेष की बात आती है तो कहेंगे संपूर्ण यानी कि पूर्ण रूप से जो घोड़े के अवशेष मिले वो सुरकोटडा के अंतर्गत से मिलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए घोड़े के अवशेष मिलते हैं, आप बताएंगे भैया कि घोड़े के अवशेष तो सुरकोटडा के अंतर्गत से मिलते हैं। याद रखिएगा, तो हमारा आंसर कौन सा सही हो, ऑप्शन नंबर ए यानी कि सुरकोटडा हमारा आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। आप सबसे पहले आप कोई सा भी एग्जाम दे, पहले आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सीधे प्रैक्टिस करने लग जाएंगे तो आप एक ब्लैंक हो जाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस भी महत्वपूर्ण है, थ्योरी भी महत्वपूर्ण है। इसलिए हमने सबसे पहले आपको थ्योरी की क्लास दी है और उसके बाद हमने प्रैक्टिस की क्लास दी है। यदि आपने हमारी थ्योरी की क्लास ना देखी हो तो एक बार अवश्य जाके देखें, या फिर यूट्यूब पे जो आपका सर्च है उस पर जाके टाइप करें डिजिटल शिक्षा हिस्ट्री, ठीक है, आ जाएगा निकल के। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि बताइए सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित होता है। अभी हमने आपको बताया जो सिंधु घाटी का कालीबंगा है वो राजस्थान में स्थित हुआ करता है। सिंधु घाटी का जो कालीबंगा है वो राजस्थान में स्थित हुआ करता है। अब देखिए कालीबंगा के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि कालीबंगा का जो मतलब होता है वो क्या होता है। कहते हैं काली व्यंजन से मतलब होता है, इसका मतलब होता है काली चूड़ियाँ। कहते हैं कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़ियाँ होती हैं। अगर यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ ले, बताइए सिंधु घाटी का वह कौन सा स्थान है जहाँ भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं। आप बताएंगे भैया कालीबंगा वह स्थान हुआ करता है, यानी कि कालीबंगा से भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं। कालीबंगा का अर्थ हुआ करता है काली चूड़ियाँ, इसका अर्थ हुआ करता है। कहते हैं कालीबंगा में एक और चीज़ है, कहते हैं यहाँ से अलंकृत ईंटों का प्रमाण मिले हैं। यहाँ पे जो ईंटें प्रयोग हुई हैं वो अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछे कि बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा स्थान है जहाँ से अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई हैं, आप बताएंगे भैया कालीबंगा वह स्थान हुआ करता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे
कालीबंगा की एक विशेषता क्या है, कहते हैं यहाँ पे ये चबूतरे हुआ करते थे, यहाँ पे ये जो उनके घरों के बाहर जो चबूतरे हुआ करते थे, इन चबूतरों से अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई हैं। अगर पूछे इनके वह कौन सा स्थान है जहाँ से चबूतरों से अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई, आप बताएंगे कालीबंगा हुआ करता था। और आगे विस्तृत चर्चा करेंगे, आगे और भी क्वेश्चन है उनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो हमने अभी देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता का कालीबंगा किस प्रदेश में हुआ करता था, आप बताएंगे भैया राजस्थान में हुआ करता था। ठीक है, किस प्रदेश में, तो बताएंगे भैया कि राजस्थान में कालीबंगा का हुआ करता था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहा गया है, बताइए कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता हुआ करती थी। देखिए, हड़प्पा सभ्यता यानी कि कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, इनके कुछ नाम हैं जो नाम आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहते हैं जो हड़प्पा सभ्यता है, इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, इसे हम हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। और यह वही सभ्यता है जिसे हम क्या कहते हैं जैसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं और जिसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। कारण ये है इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहते क्यों हैं। ठीक है, तो देखिए, मनुष्य ने इस सभ्यता में, इस युग में, यह जो दौर चल रहा था या जो पीरियड चल रहा था, इस पीरियड में मनुष्य ने कांसे के धातु का प्रयोग किया। अगर आप कांसे का सर्वप्रथम देखते हैं कि पुख्ता प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, आप बताएंगे मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो में आपको याद होगा कि मोहनजोदड़ो में एक नर्तकी की कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है। अब भैया नर्तकी की आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, नर्तकी की कांसे की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई, आप बताएंगे भैया मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। अब भैया कांसे का इतना उत्कृष्ट प्रयोग कि वह उसकी मूर्ति तक बना रहे हैं, तो इसका इसलिए नाम दे दिया गया कि यह भैया तो कांस्ययुगीन सभ्यता थी। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें कांसे की प्राप्त हुई हैं। ठीक है, और याद रखिए उस मूर्ति को बनाने में, जो यहाँ से मूर्ति प्राप्त हुई नृत्य को, वह मूर्ति को बनाने में इन्होंने मोम वाली विधि का प्रयोग किया, यानी कि मोम की विधि का प्रयोग किया है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्लास पसंद आ रही होगी और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिए, अभी हमारा नया चैनल है, और हाँ, यदि आप नए चैनल हैं और हमारा चैनल भी नया है और आप इस चैनल पर नए हैं, तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और एक बार हमारा साथ देके देखें। हम भी आपका साथ देंगे, कंटेंट आपको हम ऐसा प्रोवाइड कराएंगे, आप देखिएगा आपको फ्री में इतना अच्छा कंटेंट, टू द पॉइंट वाला कंटेंट हम आपको प्रदान करेंगे। ठीक है, आइए, कहते हैं हड़प्पा सभ्यता के निवासी हुआ करते थे। देखिए, जब आप हड़प्पा सभ्यता को पढ़ते हैं, तो आप पढ़ते हैं भैया कि यह सभ्यता हुआ करती थी, एक नगरीय सभ्यता हुआ करती थी। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और कांस्ययुगीन सभ्यता, बार बार बोलिएगा कि बार बार बोलने से याद हो जाता है। कहते हैं हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता या फिर कहते हैं कांस्ययुगीन सभ्यता, यह एक नगरीय सभ्यता हुआ करती थी। कहते हैं शहरी सभ्यता हुआ करती थी। यह जो सभ्यता थी, इसमें जल निकासी की प्रणाली बहुत उत्कृष्ट थी और इसमें जो नगर नियोजन की प्रणाली थी वो भी बहुत अच्छी थी, क्योंकि उन्होंने ग्रिड पद्धति के आधार पर बनाई थी। ग्रिड पद्धति का कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे जो सड़कें हुआ करती थी वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटा करती थी। और यहाँ पे जो हड़प्पा सभ्यता है, इनके जो घर के दरवाजे हुआ करते थे, इनके जो घर के दरवाजे हैं वो गेट की, यानी कि मेन सड़क की ना ओर खुलकर घर के अंदर की ओर खुला करते थे। ठीक है, तो यह जो सभ्यता थी वह एक शहरी सभ्यता हुआ करती थी। हड़प्पा सभ्यता अगर आपसे पूछे किस प्रकार की सभ्यता थी, तो आप बताएंगे भैया कि यह शहरी सभ्यता हुआ करती थी। यार क्वेश्चन यहाँ से एक और बनता है, कहते ग्रामीण सभ्यता के विषय में आपने सुना होगा, कौन सी सभ्यता है, तो आप बताएंगे भैया कि जो वैदिक सभ्यता आई, वैदिक सभ्यता किसके बाद, कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो सभ्यता आई, हड़प्पा सभ्यता के बाद जो सभ्यता आई, वह एक ग्रामीण सभ्यता हुआ करती थी। ठीक है, और यहाँ याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, सोचिए आप कितने आगे जा चुके थे हमसे, कितने अच्छे हुआ करते थे वो, कि उन्होंने एक स्विमिंग पूल की व्यवस्था भी की, नहाने के लिए स्विमिंग पूल, अनाज सड़ ना जाए इसके लिए अन्नागार, और अन्नागार ऐसा हुआ करता था कि इसमें 2 परतें बनाई गई, इसमें हवा भी पास होती रहे जिससे अनाज सुरक्षित बना रहे, चूहे ना लगें। इस प्रकार की बहुत ज़्यादा उन्नत किस्म की लोगों ने प्रणाली में काम किया था, याद रखिएगा। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन यहीं से पूछे कि बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी हुआ करती थी, तो आप बताएंगे भैया विशाल अन्नागार हुआ करता था, स्नानागार नहीं, अन्नागार हुआ करता था, याद रखिएगा। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन के हुआ करते थे, तो आप बताएंगे भैया कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी हैं वो एक नगरीय सभ्यता के अंतर्गत जो शहरी निवासी हुआ करते थे। ठीक है, अगर आपको लग रहा हो कि मैं ज़्यादा ही जल्दी बोल रहा हूँ तो एक बार कमेंट करके बताएं, आगे की जो क्लास आएगी उसमें धीरे जरूर बोलूँगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चर्चा करते हैं। कहते हैं कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। क्या यह घर ईंटों से बनाए जाते थे, या फिर बांस से बनाए जाते थे, या फिर पत्थर से बनाए जाते थे, या फिर लकड़ी से बनाए जाते थे, बताइए। कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर हैं वो याद रखिए वो ईंटों से बनाए जाते थे। और जो ईंटें हुआ करती थी, मान के चलिए आज के ज़माने में ये ईंट है तो उस ज़माने की ईंटें पतली हुआ करती थी, यानी कि इस प्रकार की जो ईंटें हुआ करती थी। और ईंटों की
अलग अलग आकृति हुआ करती थी। कालीबंगा से जो प्राप्त ईंटें हुई हैं वो अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, आप बताएंगे भैया सिंधु सभ्यता के घर जो हैं वो ईंटों से बनाए जाते थे, यानी कि एक शहरी सभ्यता हुआ करती थी या एक नगरीय सभ्यता हुआ करती थी और इसके जो घर हैं वो ईंटों से बनाए जाते थे। और कहते हैं भूकंप के साक्ष्य, जो दीवार पे चटकने के साक्ष्य मिले हैं, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, वो कालीबंगा से प्राप्त होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है कि बताइए कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन हुआ करता था। बताइए क्या यह सर जॉन मार्शल हुआ करते थे, या फिर आर.डी. बनर्जी हुआ करते थे, या फिर एन कनिंघम हुआ करते थे, या फिर राय बहादुर दयाराम साहनी यानी कि दयाराम साहनी हुआ करते थे। देखिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि भैया मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा करी गई। आप बताएंगे भैया मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में कहते हैं राखल दास बनर्जी के द्वारा करी जाती है। कहते हैं मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा, कहते हैं मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी के द्वारा। अगर क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, तो आप बताएंगे भैया कि दयाराम साहनी, यानी कि दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता हुआ करते थे। और इन्होंने यह सभ्यता कब खोजी, तो बताएंगे भैया 1921 के अंतर्गत यह सभ्यता इन्होंने खोजी। कब खोजी, कहते हैं 1921 के अंतर्गत। किसने खोजी, कहते हैं दयाराम साहनी के द्वारा यह सभ्यता खोजी गई है। देखिएगा यदि आपको राइटिंग समझ में ना आ रहा हो तो प्लीज़ उसको मेंशन मत करिएगा, क्योंकि देखिएगा हम लैपटॉप पे कोई रिकॉर्डिंग करते नहीं है, क्लास लैपटॉप पे नहीं मोबाइल पे बनाई जाती है, इसलिए जितना बनता है हम उतना करते हैं, पूरा काम अकेले ही करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए आपसे सपोर्ट मांगते हैं, प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चर्चा करते हैं। कहते हैं सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह की बात कर रहा है। कहते हैं सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन हुआ करता था। और याद रखिएगा बंदरगाह का मतलब एक प्रकार से आप रखिए कि वहाँ का उस जगह का वह औद्योगिक नगर हुआ करता था। एक प्रकार से उद्योग की प्रणाली से, एक प्रकार से आयत निर्यात की प्रणाली से यह नगर बेहद ही महत्वपूर्ण था। और सिंधु सभ्यता में जो बंदरगाह है, बंदरगाह लोथल को कहते हैं, कहते हैं लोथल से बंदरगाह। और यह लोथल कहाँ होता है, कहते हैं गुजरात में, ठीक है। जब आप गुजरात की बात करते हैं, गुजरात में यह स्थान हुआ करता था लोथल। और लोथल की जब आप बात करते हैं तो बंदरगाह का नाम आता है। और लोथल से क्या प्राप्त हुई, कहते हैं मोहरें प्राप्त हुई, कहते हैं फारस की मोहरें लोथल से ही प्राप्त हुई, क्योंकि यह एक बंदरगाह हुआ करता था, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा कि लोथल से किस प्रकार की, किसके साथ इंसान को दफनाया गया है, जो मनुष्य हुआ करता था उसके साथ किसको दफनाया गया है, आप कमेंट करके अवश्य बताएं, आप कमेंट करके एक बार अवश्य बताएं, क्योंकि अपडेट रहिएगा, क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चर्चा करते हैं। देखिएगा कहते हैं पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया, कहते हैं पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई, यानी कि जो पैमाना था, नाप तौल की जो इकाई हुआ करती थी, नाप तौलने वाली जो वस्तु हुआ करती थी, वो कहाँ से प्राप्त हुई है। हमने आपको अभी बताया कि भैया नाप तौलने वाली जो चीज़ें होंगी एक औद्योगिक नगर से प्राप्त होंगी। सिंधु सभ्यता का जो औद्योगिक नगर था मुख्य रूप से आप बताएंगे जो पत्तन नगर था वो लोथल हुआ करता था, तो यह चीज़ लोथल से प्राप्त हुई है। और लोथल कहाँ हुआ करता था, हमने आपको बताया कि यह गुजरात में हुआ करता था, ठीक है। तो गुजरात में लोथल हुआ करता था। और लोथल से कहाँ से प्राप्त हुई है, कहते हैं माप तौलने वाली जो चीज़ें हैं वो लोथल से प्राप्त हुई हैं इनकी। और सिंधु सभ्यता के लोग संभवतः 16:1 के अनुपात में इनका मापने का अनुपात हुआ करता था। याद रखिए 16:1 के अनुपात में यह मापा करते थे अपने इकाइयों को, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चर्चा करते हैं, बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चर्चा करते हैं। कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। हमने आपको क्लास के शुरू में ही बताया कि भैया जो हड़प्पा सभ्यता हुआ करती थी वो एक त्रिकोणीय सभ्यता हुआ करती थी। किस प्रकार की सभ्यता, तो बताएंगे हड़प्पा सभ्यता एक त्रिकोणीय सभ्यता हुआ करती थी, ना कि यह वर्गाकार सभ्यता थी, ना यह आयताकार सभ्यता थी, ना यह गोलाकार सभ्यता थी, बल्कि यह सभ्यता त्रिकोणीय सभ्यता हुआ करती थी। और इसके छोरों के या जो उत्तरी छोर, पश्चिमी छोर, दक्षिणी छोर और उसके पूर्वी छोर आप कमेंट करके अवश्य बताएं। हमने इस क्लास के शुरू में ही बताया। और याद रखिएगा जो भी इस चैनल पे नया एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपने हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की थ्योरी वाली क्लास नहीं देखी है तो एक बार अवश्य जाके देखें। यूट्यूब पे सर्च करें आप कि सिंधु घाटी सभ्यता बाय डिजिटल शिक्षा, अवश्य आपके सामने निकल के आएगी। और उस क्लास को देखें, फिर है आप प्रैक्टिस सेट लें, देखिएगा आपको कितना फ़ायदा करती है, क्योंकि आप पहले थ्योरी पढ़ेंगे फिर प्रैक्टिस करेंगे, वह आपके लिए एक रामबाण साबित होगा आपकी परीक्षा UPSSC पेट के लिए। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चर्चा करते हैं। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कहा
कहा गया है, कहते हैं हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं। कहते हैं कि हल से जोते गए साक्ष्य, याद रखिएगा, कहते हैं यह वह स्थान है जहाँ से आपको भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं। कहते हैं यह वह स्थान जहाँ से आपको भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं। यह वह स्थान है जहाँ से आपको अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं। कहते हैं यह वह स्थान है जहाँ से आपको अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिलते हैं। कहते हैं चबूतरे पर अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिलते हैं। यह वह स्थान है जहाँ से जोते हुए हल के साक्ष्य मिलते हैं। यानी कि हल के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, आप बताएंगे कालीबंगा से मिलते हैं। ठीक है, तो यह कालीबंगा से हमने कालीबंगा के विषय में डिस्कस किया। कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कालीबंगा से हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य मिलते हैं। और कालीबंगा के विषय में क्या क्या मिलता है वो संपूर्ण रूप से हम चर्चा की है और आगे भी करेंगे इसलिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चर्चा करते हैं। देखिए, सैंधव सभ्यता की ईंटों के अलंकरण किस स्थान पे मिलता है। अभी हमने बताया ईंटों का अलंकरण किस स्थान पे मिलता है, कहेंगे कालीबंगा से मिलता है, इसलिए टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। कहते हैं कालीबंगा से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चर्चा करते हैं। कहते हैं सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। ठीक है, बताइएगा कि सिंधु सभ्यता में जो बृहद स्नानागार की बात आती है तो बृहद स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। आप बताएंगे जो है स्नानागार हुआ करता था, यह कुछ इस प्रकार का स्नानागार हुआ करता था। और यह स्नानागार में जो सीढ़ियों की बात आती है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि स्नानागार में जो सीढ़ियाँ हुआ करती थी वो उत्तर और दक्षिण दिशा में सीढ़ियाँ हुआ करती थी। कहते हैं उत्तर और दक्षिण दिशा में यह सीढ़ियाँ हुआ करती थी। और इसके आसपास जो कपड़े बदलने के लिए छः एक टाइप के रूम चेंज लगाए गए थे, यानी कि चेंजिंग रूम लगाए गए थे कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, 6 रूम चेंजिंग हुआ करते थे। सोचिएगा, इन्होंने एक स्विमिंग पूल के पास, अपने स्नानागार के पास कपड़े बदलने की भी व्यवस्था थी। उस व्यक्ति उसमें आराम से उतरे, इसलिए सीढ़ियों की भी व्यवस्था की। और ये सीढ़ियाँ कुछ उल्टे सीधे प्रकार से नहीं बल्कि नॉर्थ साउथ के टाइप से लगाई गई थी। कहते हैं कुछ सीढ़ियाँ यहाँ से थीं और यहाँ से थीं। ठीक है, तो यह जो सभ्यता थी, आप विश्वास ही कर सकते हैं, आप यकीन ही कर सकते हैं, आप सोच के देखिए यह सभ्यता कितनी विकसित हुआ करती होगी। कहते हैं सिंधु सभ्यता में जो बृहद स्नानागार पाया गया है वो मोहनजोदड़ो के अंतर्गत पाया गया है। यदि आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाए कि बताइए सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी हुआ करती थी, तब आप क्या लगाएंगे, तब आप बुलाएंगे अन्नागार हुआ करता था। कहते हैं विशाल अन्नागार हुआ करता था सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत। ठीक है, याद रखिएगा। कहते हैं स्नानागार दूसरे नंबर पर आएगा, पहले नंबर पर अन्नागार आएगा। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। आप बताएंगे भैया कि मोहनजोदड़ो से सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चर्चा करते हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन हुआ है। ठीक है, ये देखिए, ठीक कर लीजिएगा। कहते हैं सिंधु सभ्यता में आपको जो सिंधु सभ्यता के जो सिक्के हैं, जैसे ये सिक्के हैं, इस पर किस भगवान या किस देवता के चित्र अंकित हुआ है। कहते हैं सिंधु सभ्यता के जो सिक्के हैं उन पर कुछ चीज़ें और मिलती हैं। कहते हैं इस पर हमें बैल के चित्र मिलते हैं, इस पर हमें हिरण के चित्र मिलते हैं। कहते हैं इससे हमें बाघ के चित्र मिलते हैं। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता में हमें बैल और हिरण आदि के चित्र मिलते हैं। और यह मुख्य रूप से यह जो चित्र हुआ करता था सिंधु सभ्यता के जो सिक्कों पर, ये कहते हैं भगवान विष्णु के तो साक्ष्य ही नहीं मिलते हैं। कहते हैं भगवान शिव यानी कि पशुपति की मूर्ति अंकित हुआ करती थी, यानी कि भगवान शिव की यह लोग पूजा किया करते थे। और सिंधु सभ्यता की एक बात याद रखिएगा, कहते हैं सिंधु सभ्यता में मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। कहते हैं सिंधु सभ्यता में क्या मंदिर के साक्ष्य मिलते हैं। आप बताएंगे भैया कि सिंधु सभ्यता में कोई मंदिर के साक्ष्य नहीं मिला करते हैं। कहते हैं सिंधु सभ्यता के जो देवता हुआ करते थे वो भगवान शिव की ये लोग पूजा किया करता थे। और ठीक है, किसकी, भगवान शिव की। और सिंधु सभ्यता के जो सिक्के हैं इस पे बैल मिलता है, आपको बैल देखने को मिल जाएगा, इसके आपको हिरण देखने को मिल जाएगा, इस पे आपको बाघ के साक्ष्य मिलेंगे। पर याद रखिएगा, बाघ के साक्ष्य मिलते हैं। सिंधु सभ्यता में किसके साक्ष्य नहीं मिलते, आप बताएंगे शेर के कोई साक्ष्य नहीं मिलता। सिंधु सभ्यता में लॉयन यानी कि शेर का कोई साक्ष्य नहीं मिलता, याद रखिएगा। ठीक है, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, संपूर्ण विस्तृत जानकारी आपने अच्छे से ग्रहण की होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चर्चा करते हैं। और देखिएगा, यदि आपको क्लास पसंद आ रही हो तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चर्चा करते हैं। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में हुआ करता था। कहते हैं हमने आपसे जब गुजरात की बात करते हैं तो कहते हैं यह पत्तन नगर हुआ करता था। और गुजरात का जो एक ही पत्तन नगर है, आप बताएंगे भैया गुजरात में जो पत्तन नगर है वो लोथल हुआ करता था। कौन सा हुआ करता था, कहते हैं लोथल इसका पत्तन नगर हुआ करता था। याद रखिएगा, जो भी चीज़ें हमारी छूटेंगी इस क्लास में, एक और सिंधु सभ्यता से संबंधित जो चीज़ें छूटेंगी उस आगे क्वेश्चन आएंगे तो उनमें हम कवर कर लेंगे, इसलिए परेशान मत होइएगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन पेपर में वही आएगा जो यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपसे अगला पूछा जाए, बताइए मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता था। कहते हैं यहाँ से चर्चा करते हैं कि भैया जब हड़प्पा की बात करते हैं
कहते हैं हड़प्पा की बात करते हैं तो यहाँ पे शवों को जलाने की, कहते हैं यहाँ पे शवों को जलाने की प्रथा, जो शवों को जलाया जाता था। तो वहीं मोहनजोदड़ो की जब बात आती है, जब मोहनजोदड़ो की बात आती है तो यहाँ पे शवों को दफनाया जाता था। कहते हैं मोहनजोदड़ो में शवों को दफनाया जाता था और हड़प्पा काल में शवों को जलाया जाता था। एक चीज़ और याद रखिएगा, कहते हैं मोहनजोदड़ो में जब शवों को यहाँ पे जलाया जाता था, यानी कि शवों का दहन किया जाता था, और इसे मृतकों का टीला कहा जाता है, माउंड ऑफ डेड कहा जाता है। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो को किस नाम से जाना जाता है, तो बताएंगे भैया माउंड ऑफ डेड, यानी कि मृतकों का टीला कहा जाता था। याद रखिएगा, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता की हम एक तौर पे विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। कहते हैं हड़प्पा सभ्यता जब आपसे पूछा जाए R37, एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि R37 कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है, आप बताएंगे भैया कि R37 जो कब्रिस्तान है वो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो R37 जो कब्रिस्तान है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, आप बताएंगे भैया कि R37 का जो कब्रिस्तान है मुख्य रूप से हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, बेहद ही महत्वपूर्ण है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चर्चा करते हैं, 17 की ओर 17 की ओर चर्चा करते हैं। कहते हैं सैंधव स्थल के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है, बताइएगा। क्या किसका हुआ है, क्या यह है शेर का हुआ है। हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सिंधु सभ्यता में शेर के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं किसके, कहते हैं टाइगर यानी कि बाघ के साक्ष्य मिले हैं, परंतु शेर के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। हमने जब आपको क्लास के शुरू में ही बताया कि घोड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है, कहते हैं जो हॉर्स के साक्ष्य मिले हैं वो सुरकोतड़ा के अंतर्गत से मिले हैं। याद रखिए शुरू में इसके ऊपर। कहते हैं हाथी की बात करते हैं और बैल की बात करते हैं, तो जो सिक्कों की बात करती है, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो सिंधु सभ्यता में जो सिक्के हुआ करते थे, सिंधु सभ्यता में सिक्कों के ऊपर भगवान शिव यानी कि पशुपति की मूर्ति हुआ करती थी, और इस पे बैल अंकित हुआ करता था, हिरण अंकित हुआ करता था, गेंडा अंकित हुआ करता था। ठीक है, आइए याद रखिएगा, बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो इस सिंधु सभ्यता में जो साक्ष्य मिले हैं सिक्के के ऊपर वो बैल के साक्ष्य मिले हैं, और यह बैल कैसा हुआ करता था, कहते हैं कुवड़ वाला बैल हुआ करता था। याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, हमने आपको पहले ही बताया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता हुआ करती थी वह एक शहरी सभ्यता हुआ करती थी, यानी कि एक नगरीय सभ्यता हुआ करती थी। कहते सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता हुआ करती थी, यह एक शहरी सभ्यता हुआ करती थी। सिंधु घाटी सभ्यता अपनी घरों के बनाने में ग्रिड पद्धति का उपयोग करते थे, यानी कि नगर नियोजन की प्रणाली में ग्रिड पद्धति का उपयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वो मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे, कहते हैं सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग किया करते थे। ठीक है, याद रखिएगा। और सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं इनकी जो तौल की इकाई थी वो क्या थी, 16:1 के अनुपात में थी। सिंधु सभ्यता की जो तौल की इकाई थी वो 16:1 के अनुपात में हुआ करती थी। कहते हैं सिंधु जो घाटी सभ्यता थी यह जानी जाती है, तो आप बताएंगे भैया अपने नगर नियोजन के लिए, क्योंकि यह इतनी अच्छी नगर नियोजन की व्यवस्था थी। कहते हैं पानी निकलने की व्यवस्था इतनी अच्छी, क्योंकि यह कोई सड़क है, मान के चलिए नाली है, तो यहाँ पे कवर कर दिया जाता था, और यह सभी नालियाँ जाके एक बड़ी सी नाले में मिलती थी शहर में, और पानी की इतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था, इतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था। कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती, तो आप बताएंगे भैया अपने नगर नियोजन के लिए, क्योंकि एक विस्तृत योजना के तहत यह नगरों को बसाया करते थे। ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर चर्चा करते हैं। कहते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन है असत्य है, बताइएगा। कहते हैं नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था हुआ करती थी। कहते हैं नगरों में वाणिज्य उन्नत दशा में था। कहते हैं मातृ देवी की उपासना की जाती थी, या लोग लोहे से परिचित थे। बताइए कौन सा है, तो बताइए। अभी हमने इन सभी के ऊपर चर्चा की है। कहते हैं याद रखिएगा सिंधु सभ्यता के जो लोग हुआ करते थे वो किससे परिचित नहीं थे, कहते हैं लोहे से परिचित नहीं थे। कहते हैं सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं इसमें ना हमें लोहे के कोई साक्ष्य मिले हैं, ना हमें लायन के कोई साक्ष्य मिले हैं। याद रखिएगा, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, तो जाहिर सी बात है कि हमारा आंसर क्या होगा, आप बताएंगे ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अभी हमने बताया कि यहाँ पे नालियों की व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा हुआ करता था, व्यापार वाणिज्य की स्थिति बहुत अच्छी थी। कहते हैं मातृ देवी की उपासना हुआ करती थी। कहते हैं मातृ देवी, और एक चीज़ और याद रखिएगा कि सिंधु सभ्यता में जो समाज हुआ करता था, सिंधु सभ्यता का जो समाज हुआ करता था वो मातृ सत्तात्मक समाज हुआ करता था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर चर्चा करते हैं। कहते हैं मांडा किस नदी के किनारे स्थित होता है। हमने आपको शुरू में पढ़ाया था, जब आपकी थ्योरी वाली क्लास थी तो हमने एक चार्ट आपको दिखाया था, और उस चार्ट में एक तरफ आपका शहर लिखा था, दूसरी तरफ नदी लिखी थी, और जो महत्वपूर्ण थे वो सभी बताए थे। ठीक है, तो आपके लिए बताना है कि भैया मांडा है, मांडा यानी कि सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर की बात करते हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित होता है मांडा, वह किस नदी के किनारे है। क्या यह चेनाब के किनारे है, क्या यह सतलज के किनारे है, क्या यह रावी के किनारे है, या फिर यह सिंधु नदी के किनारे, बताइएगा।
देखिएगा मांडा जो होता है सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर होता है और यह चेनाब नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? तो हमारा आंसर क्या होगा? कहते हैं हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह चेनाब नदी के किनारे होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो मांडा किस नदी के किनारे? आप बताएंगे भैया जो मांडा है वो चेनाब नदी के किनारे स्थित हुआ करता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चर्चा करते हैं। कहते हैं कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता लगता है। तो उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली, देखिए हड़प्पा सभ्यता में सबसे उन्नत व्यवस्था जल निकालने की जो ड्रेनेज सिस्टम था सबसे उन्नत। कहते हैं पूरा हड़प्पा सभ्यता यानी कि मोहनजोदड़ो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो सभी अपनी नगर प्रणाली के लिए जानी जाती है, अपने ड्रेनेज सिस्टम के लिए जानी जाती है। लेकिन इन नगरों में सबसे अच्छा जो जल निकासी प्रणाली थी वो किस नगर की? क्वेश्चन में ये पूछा है क्या यह धौलावीरा की थी या लोथल की थी या कालीबंगा थी या आलमगीरपुर था। कहते हैं आलमगीरपुर की बात करते हैं तो यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी छोर हुआ करता था जो वर्तमान के उत्तर प्रदेश मेरठ जिले के अंतर्गत आता था। ठीक है, जो हिंडन नदी के किनारे। कालीबंगा की बात करते हैं तो राजस्थान, वर्तमान के राजस्थान में यह स्थित है कहते हैं, और यह घग्गर नदी के किनारे था। लोथल की बात करते हैं तो वर्तमान में गुजरात में स्थित होता है और भोगवा नदी के किनारे स्थित होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और हड़प्पा सभ्यता में एक उन्नत जल प्रणाली की बात करते हैं तो नाम आता है धौलावीरा का नाम आता है, क्योंकि धौलावीरा की उन्नत जल प्रणाली सबसे अच्छी हुआ करती थी। धौलावीरा वह शहर जहाँ पे जल प्रबंधन प्रणाली के लिए ही जाना जाता था। याद रखिएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर जो क्या हो जाएगा? आप बताएंगे भैया धौलावीरा हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर धौलावीरा होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। कहते क्वेश्चन नंबर 22 में हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? हमने आपको यह भी चीज़ पढ़ाई है। देखिए अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन देखें, आपने देखा होगा हमने जितने भी क्वेश्चन अभी आपको प्रैक्टिस सेट में करवाए हैं वो सभी के सभी एक सीधे थ्योरी से पूछे गए हैं। हमने आपको जब थ्योरी पढ़ाई थी हमने सीधे ही कहा था कि जब वो थ्योरी नहीं, वो सबकी आपकी विगत परीक्षाओं में आए हुए या सीधे MCQ को हमने थ्योरी के रूप में परिवर्तन करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। ठीक है, अगर आपने वह थ्योरी ध्यान से देखी होगी तो आप बड़ी आसानी से इन प्रश्नों को कर पा रहे हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार अवश्य जाके वह थ्योरी की सिंधु घाटी सभ्यता की क्लास अवश्य देखें। यदि आपको जो हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहते हैं हड़प्पा सभ्यता के मिट्टी के जो बर्तन हैं उन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ करता था? तो आप बताएंगे भैया। देखिए आंसर तो हमारा लाल होगा, आंसर हमारा क्या होगा? तो कहते हैं आंसर तो हमारा लाल कलर का हुआ, कहते हैं लाल होता होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं संपूर्ण रूप से चर्चा। जैसे ये कोई मिट्टी का बर्तन है, और यह इसके ऊपर किस प्रकार की, कहते हैं जब यह मिट्टी का बर्तन है तो यह जो मिट्टी का बर्तन है इस पे लाल और काले रंग का उपयोग किया जाता था। अगर मिट्टी जैसे लाल है या घड़ा लाल है तो इस पे काले रंग की डिज़ाइन की जाती थी। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपको ऑप्शन में लाल और काला एक साथ दिखे तो आप वह ऑप्शन सही करिएगा, क्योंकि इस यहाँ पे ये लोग हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों को सजाने के लिए लाल एवं काले रंग का उपयोग किया करते थे। याद रखिएगा किस रंग का? तो कहते हैं लाल और काले रंग का ये लोग उपयोग किया करते थे हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों को सजाने के लिए। ठीक है, अलंकरण करने के लिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर चर्चा करते हैं। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है? हमने आपको पहले ही बताया कि बताइए कि क्या यह विशाल स्नानागार है, क्या यह विशाल अन्नागार है, क्या सभा भवन हुआ करता था, या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत हुआ करती थी? तो हम बताएंगे भैया कि जो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत हुआ करती थी वह विशाल अन्नागार हुआ करता था। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए विशाल अन्नागार की बात करी, हमने आपको पहले ही बताया कि इसमें जो आप उत्तर और दक्षिण दिशा में सीढ़ियाँ हुआ करती थी। इसमें सभा भवन की बात आती है, इसमें 2 ठिकाने हुआ करते थे, एक पश्चिमी और एक पूर्वी। और जो पश्चिमी की बात करते हैं यहाँ पे शासक वर्ग रहा करता था और यहाँ पे श्रमिक वर्ग रहा करता था। यह जो पश्चिमी जो होता है वह पश्चिमी टीला हुआ करता था, वह पूर्वी टीले से ऊपर हुआ करता था। ठीक है, तो कितने टीले की बात करते हैं? कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में ज़्यादातर 2 टीले मिलते हैं। ठीक है, और कौन सी सबसे बड़ी इमारत की बात करते हैं? तो बताएंगे भैया विशाल अन्नागार की बात करती है। सबसे बड़ी इमारत हमारी कौन सी होती है? विशाल अन्नागार होता है। कहते हैं कि हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? कहते हैं कौन सी पद्धति अपनाई? हमने आपको अभी तक बताया कि यह लोग ग्रिड पद्धति से घर बनाया करते थे। यह लोग ग्रिड पद्धति के घर बनाया करते थे। ग्रिड पद्धति का मतलब यह इसने इस प्रकार से घर, एक घर ये है, एक घर ये है, एक घर ये है, फिर उसके बाद ये सड़क जाएगी,
फिर यहाँ पे ये काटती हुई जाएगी, एक घर ये है, एक घर ये है, कैसे एक घर ये है, एक घर ये है। एक ग्रिड पद्धति के घर बनाया करते थे, याद रखिएगा, ग्रिड पद्धति से घर बनते थे। हड़प्पा कालीन लोगों के नगरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, कहते हैं ग्रिड पद्धति अपनाई थी। आज के टाइम के जैसे नहीं कि एक घर ये है तो एक घर सड़क पे ही रख लिया, ठीक है, ऐसे नहीं होता था, ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर चर्चा करते हैं। कहते हैं निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं, बताइएगा। युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, लोथल, सबसे पहले चर्चा करते हैं। लोथल एक बंदरगाह हुआ करता था। कालीबंगा की बात करते हैं तो कालीबंगा एक राजस्थान में स्थित होता था। हड़प्पा की बात करते हैं, R37 कब्रिस्तान मिला है यहाँ से, ठीक है। बनावली की बात करते हैं तो यहाँ से युगल समाधियाँ मिली हैं, ठीक है। तो बनावली की बात करते हैं, यहाँ से युगल समाधियाँ मिली हैं। कहते हैं निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान यानी कि युगल समाधियाँ मिली हैं, तो आप बताएंगे भैया बनावली से मिली हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, कहते हैं बनावली हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चर्चा करते हैं। देखिएगा, जिसके ऊपर चर्चा करनी है उस चीज़ के ऊपर हम विशेष तौर पर चर्चा करेंगे। कहते हैं कि अफ़गानिस्तान में स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल क्या हुआ करते थे। कहते हैं अफ़गानिस्तान की बात आती है तो याद रखिएगा, क्या ये मुंडीघाट हुआ करते थे, या सुतकोगई हुआ करते थे, या ए और बी दोनों हुआ करते थे, या फिर हड़प्पा हुआ करते थे। आप बताएंगे भैया कि सबसे पहले ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि मुंडीघाट और सुतकोई ये दोनों अफ़गानिस्तान में स्थित हुआ करते थे, ठीक है, ये दोनों अफ़गानिस्तान में स्थित हुआ करते थे। आइए क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर चर्चा करते हैं। कहते हैं कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आदि शिव मोहरें किन जानवरों का अंकन मिलता है। कहते हैं यह जो अंकन मिलता है गेंडा और भैंसा का अंकन मिलता है। यहाँ से सबसे अच्छी भाषा में यहाँ पे बैल का अंकन मिलता है। आप भैंसा की जगह बैल लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सिक्के प्राप्त हुए हैं यहाँ पे पशुपति की मूर्ति रहती थी। गेंडा आपको मिलेगा, भैंसा मिलेगा आपको, ठीक है, और आपको हिरण भी मिलेगा, आपको व्याघ्र मिलेगा, आपको हाथी भी मिलेगा। तो ठीक है, आप यहाँ पे लिखिए बाघ के भी चित्र हैं, हिरण के भी चित्र हैं। इनमें से सभी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या है, कहेंगे हम ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सभी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। कहते हैं किस हड़प्पा कालीन स्थल में नृत्य मुद्रा में स्त्री यानी कि काशी की जो नर्तकी की मूर्ति की बात करते हैं कहाँ से प्राप्त होती है। सबसे पहले काशी की नर्तकी की मूर्ति की बात करते हैं। यह जो मूर्ति हुआ करती थी, यह जो मूर्ति की बात करते हैं तो यह जो मूर्ति है वो मोम पद्धति से बनाई जाती थी। मोम पद्धति से बनाई जाती थी, यह मूर्ति की बात करते हैं, ठीक है। तो यह जो मूर्ति प्राप्त हुई है हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और यह मूर्ति यहाँ पे काश्युगीन काशी का इतना उत्कृष्ट इस सभ्यता के अंतर्गत प्रयोग किया गया कि इस सभ्यता के एक नाम दे दिया गया कि भैया यह जो सभ्यता है वो काश्युगीन सभ्यता, इसका नाम दे दिया गया। तो हड़प्पा कालीन सभ्यता को हम काश्युगीन सभ्यता के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। बनावली की बात करते हैं। हमने आपको बताया कि यहाँ से युगल समाधियों के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा से R37 कब्रिस्तान मिली तो और भी चीज़ें हैं, लेकिन मुख्यतः चीज़ें बता रहे हैं। कालीबंगा से हमें भूकंप के साक्ष्य मिले हैं जो कि घग्गर नदी के किनारे स्थित हुआ करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। कहते हैं किस हड़प्पा कालीन स्थल में पुजारी के प्रस्तर की मूर्ति प्राप्त हुई है, बताइएगा। कहते हैं किस हड़प्पा कालीन स्तर में पुजारी की जो प्रस्तर की मूर्ति की बात करते हैं। कहते हैं पुजारी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। याद रखिएगा, क्योंकि पुजारी की मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। कहते हैं मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित होता है। मोहनजोदड़ो की बात आती है तो बताएंगे भैया कि मोहनजोदड़ो कहाँ से, पता है भारत के गुजरात राज्य में लोथल शहर स्थित हुआ करता था, कहते हैं। और अफगानिस्तान में आपको मुंडीघाट, सुतकोई, आपके पाकिस्तान की बात आती है तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में क्या बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो स्थित हुआ करता था, ठीक है। तो पाकिस्तान का सिंध प्रांत में हमारा मोहनजोदड़ो स्थित हुआ करता है, देखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। हमने आपको पहले ही कहा है कि इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो सब प्रीवियस ईयर हैं, किसी ना किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा, ठीक है। थोड़े ही 2-3-4 क्वेश्चन और बचे हैं, बस इसके बाद क्लास समाप्त हो जाएगी। कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित होता है। कहते हैं सिंधु नदी के किनारे की बात आती है। एक पिक्चर आई थी मोहनजोदड़ो, आपने देखी होगी, वह पिक्चर ऋतिक रोशन की हुआ करती थी। कहते हैं जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित हुआ करता था। कहते हैं सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित हुआ करता था। थोड़ा जल्दी करते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 32 की बात आती है। कहते हैं हड़प्पा काल का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित हुआ करता था, बताइएगा। देखिए कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित हुआ करता था, जल्दी बताइएगा।
क्या यह लोथल हुआ करता था या मोहनजोदड़ो हुआ करता था, कालीबंगा या धौलावीर? आप बताएंगे भैया कि जो धौलावीर था, धौलावीर संभवतः सबरीन अगर 2 टीलों में विभाजित हुआ करते थे, लेकिन 3 भागों में विभाजित होने वाला धौलावीर हुआ करता था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 33 के ऊपर पर चर्चा करते हैं। कहते हैं लोथल किस नदी के किनारे स्थित हुआ करता था? कहते हैं जब लोथल की बात आती है, बताइए किस नदी के किनारे स्थित हुआ करता था? और क्वेश्चन नंबर कितना है, कितने क्वेश्चन बचे हैं, थोड़ा देख लेते हैं। तो अभी तो क्वेश्चन बहुत हैं। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित हुआ करता था? आप बताएंगे भैया कि जो सिंधु नदी के किनारे स्थित हुआ करता था मोहनजोदड़ो स्थित हुआ करता था। याद रखिएगा कि जो मोहनजोदड़ो एक पिक्चर आई थी, उसमें जो नदी दिखाई गई थी वो भी सिंधु नदी के भी समय ही दिखाया गया था। ठीक है, जो बाद में उसमें दिखाते हैं कि बाढ़ आती है और वो सब लोग बह जाते हैं सिंधु नदी में। ठीक है, याद रखिए। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित हुआ करता था। कहते हैं हड़प्पा कालीन जो नगर हुआ करता था 3 भागों में विभाजित था। कहते हैं धौलावीरा है 3 भागों में, ये शायद क्वेश्चन होगा। लोथल किस नदी के किनारे स्थित हुआ करता था? आप बताएंगे भैया कि जो लोथल की बात आती है तो लोथल किस नदी के किनारे स्थित हुआ करता था? बताइए। कहते हैं लोथल रावी नदी के किनारे स्थित हुआ करता था। ठीक है, लोथल किसके किनारे? कहते हैं रावी नदी के किनारे स्थित हुआ करता था। हमने आपको बताया जो चिनाब हुआ करता था वो मांडा जो शहर था वो चिनाब के किनारे स्थित हुआ करता था, और यह सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी शहर हुआ करता था, यानी कि सबसे उत्तरी कोना हुआ करता था। और जो लोथल है वो रावी नदी के किनारे स्थित हुआ करता था। आप बताएंगे मोहनजोदड़ो किसके किनारे हुआ करता था? बताएंगे सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित हुआ करता था। ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 34 की। कहते हैं किस हड़प्पाई स्थल से फारस की मोहरें प्राप्त हुई हैं? आप बताएंगे भैया कि हड़प्पा काल का एक बंदरगाह वाला शहर था, या जो बंदरगाह वाला शहर था वह लोथल था, यानी कि लोथल से फारस की मोहरें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, आइए थोड़ा जल्दी करते हैं। कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में गढ़ की जगह जिसके लिए जानी जाती थी, बताइए। कहते हैं जो गढ़ हुआ करता था, हमने आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता में संभवतः 2 टीले हुआ करते थे। एक तो पश्चिमी टीला हुआ करता था, एक पूर्वी टीला हुआ करता था। पश्चिमी संभवतः थोड़ा पूर्वी टीले से ऊंचा हुआ करता था। कहते हैं पश्चिमी टीला ऊंचा हुआ करता था और इसी के लिए गढ़ का शब्द का उपयोग किया गया। कहते हैं वह स्तर जहाँ उच्च वर्ग के लोग बसते थे, वह स्थान था जहाँ पे उच्च वर्ग के लोग बसते थे, वह गढ़ कहलाता था, और जहाँ पे श्रमिक वर्ग के लोग बसते थे वह थोड़ा सा नीचे हुआ करता था। ठीक है, आइए सैंधव सभ्यता के समाज का स्वरूप हुआ करता था। कहते हैं सैंधव सभ्यता का जो समाज हुआ करता था वो मात्र सत्तात्मक समाज हुआ करता था। याद रखिएगा कि सैंधव सभ्यता का जो समाज हुआ करता था वो मात्र सत्तात्मक समाज हुआ करता था। ऐसा अनुमान इन्होंने मातृ देवी की जो मूर्ति प्राप्त हुई है, मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई, यहाँ से देवियों की मूर्ति और देवियों की काशी की चीज़ें और लड़कियों के विषय में काफ़ी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। इसलिए वो लोगों ने अनुमान लगाया कि जो सैंधव सभ्यता का जो समाज हुआ करता था वो मात्र सत्तात्मक समाज हुआ करता था। ठीक है, तो कैसा समाज हुआ करता था? तो बताएंगे भैया कि मात्र सत्तात्मक समाज हुआ करता था। ठीक है, देखिए तो आज की क्लास में इतना ही है। कहते हैं आज की क्लास में हमने कुल 36 क्वेश्चन देखे हैं, और यह जो 36 क्वेश्चन है ये 36 की सभी की सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। याद रखिएगा ये सभी की सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और यह सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। तो आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता को पूर्ण रूप से देखा है। 1-2 क्वेश्चन रह गए हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर वो रह गए हैं तो हम आपके आगे की जो क्लासें आएंगे उनमें हम उन क्वेश्चनों को जरूर डिस्कस करेंगे, और ये प्रैक्टिस ऐसी ही आती रहेंगी। पहले टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस आएंगी, फिर आपको मिसलिनियस करके प्रैक्टिस, सभी को मिक्स करके प्रैक्टिस देंगे। आपके स्टैटिक जीके की भी और नृत्य की जो आपके डांस और विभिन्न प्रकार के स्ट्रेटजी के क्वेश्चन हैं वो भी तैयार किए जा रहे हैं। इसलिए अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें कि आज की क्लास आपको लगी कैसी है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, एक बार थ्योरी की क्लास अवश्य देखें। हर एक आपकी हमने थ्योरी में आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की थ्योरी कराई है, आपकी वैदिक सभ्यता, मौर्यकाल, गुप्तकाल इत्यादि तक हमने आपको करा दिए। ज्योग्राफी की भी क्लासें करा रही हैं, इसलिए आप एक बार क्लास अवश्य देखें। और आपकी बहुत जल्दी पॉलिटी की भी क्लास आएगी और मौर्यकाल की भी क्लास आएगी। और याद रखिएगा आपके वैदिक काल में इतने क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, इसलिए उसकी भी उसका थोड़ा सेशन छोटा होगा, लेकिन हम सेशन उसका भी देंगे। यदि आपको क्लास पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें। और आप सभी अपना ध्यान रखें। जय हिंद।